मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि ऐसी क्लास आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये मैं भरोसे के साथ आपको कह रहा हूं। चाहे आप स्टेट पीसीएस का पीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे मेंस का ही एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये मेरी क्लास अपने आप में अद्भुत है। जब क्रांति फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी, तो इसी बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया जाएगा और अंततः इसे रंगून निर्वासित कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो हेडक्वार्टर है अंग्रेजों का, वो कलकत्ता है। लेकिन जब क्रांति शुरू हो जाती है, कैनिंग क्या करेगा, हेडक्वार्टर जो बनाएगा ये इलाहाबाद बना देगा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन नहीं सर, क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई। कंपनी नहीं है ये, वो कंपनी है द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। एक षड्यंत्र के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, बाद में उसको हत्या कर दी जाती है, जो बंगाल का नवाब था, और उसके पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कर ली। प्लासी में आपने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य को स्टैब्लिश कर लिया। 1764 में आप बक्सर को लड़के जीत गए। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से आपने दीवानी का फरमान ले लिया। मैं मान सकता हूं कि आप बंगाल के मालिक बन चुके हो, लेकिन इन 100 वर्षों के अंदर अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी लाई गई, कुछ ऐसी नीतियां लाई गई, जिसके कारण से भारत के जनमानस में, चाहे वो किसान हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटे मोटे राजा महाराजा नवाब हो, इनके मन में एक बेचैनी पैदा हो गई, एक असंतोष पैदा हो गया, एक अकुलाहट पैदा हो गई, और यही अकुलाहट और असंतोष ने अंततः क्रांति को जन्म दे दिया सर। और 3D के साथ जीवन में जीजिए सर, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। ये 3 चीज अगर आपके पास है ना सर, तो कोई भी परीक्षा आप क्रैक कर जाएंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों के साथ खड़ा हूं और इतिहास से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पर 1857 की क्रांति, 1857 के रिवोल्ट के ऊपर बात करेंगे, 1857 के रिवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कह सकता हूं कि इस आंदोलन ने एक तरह से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया। पहली बार एक इतने बड़े व्यापक तौर पर, व्यापक रूप से अंग्रेजों का विरोध भारत में हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुल मिला के पहली बार विद्रोह हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी भारत में विद्रोह हो चुके थे, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर थे। चाहे वो 1806 का बेल्लौर का सैनिक विद्रोह हो, चाहे 1824 का बैरकपुर का विद्रोह हो, लेकिन इस विद्रोह की बात अपनी अलग है, इस क्रांति की बात अपनी अलग है, इस रिवोल्ट की बात अपनी अलग है। इसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा असंतोष उनके मन में चल रहा था। और इसी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा। मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। संघर्ष तो सर आपको करना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो आपको कहीं ना कहीं संघर्ष करना ही पड़ेगा। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनका इस दुनिया में अचीवमेंट है, उपलब्धि है। बीता हुआ कल सर इतिहास बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि बीता हुआ कल इतिहास है, मैं कहता हूं कि जीवन की उपलब्धियों का नाम इतिहास है। 1857 की क्रांति में इस मां भारती के लिए जो लोग कहीं ना कहीं कुर्बान हो गए, या जो लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त संघर्ष के रूप में कहीं ना कहीं खड़े हुए, उन लोगों का इतिहास बना। तो आज मैं इस 1857 की क्रांति जो है, इसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि ऐसी क्लास आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये मैं भरोसे के साथ आपको कह रहा हूं, और मैं ये कहूंगा कि टॉपर्स टेंपल के प्लेटफॉर्म पे मैं क्लास जो ले रहा हूं, आप मेरे इस क्लासेस के साथ बिल्कुल जुड़िए। और इसी के साथ मैं अपनी कहानी को, अपनी क्लास को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करूं। 1857 की क्रांति आप देख रहे हैं, अगर हम इसको देखते हैं थोड़ा, तो इस 1857 की क्रांति को लेकर अगर कुछ बात किया जाए,
तो इस 1857 की क्रांति की तुलना की अगर बात करते हैं तो उस 1857 की क्रांति के समय में कौन कौन से लोग कहां कहां पर हैं, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय में कौन कौन से लोग कहां पर थे। और देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जो भी मेरी क्लास इतिहास की अब आएंगी, चाहे कोई बच्चा एकेडमिक तैयारी कर रहा हो, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आप एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टीचिंग ग्रुप से जुड़े हुए हों, कोई भी टीचिंग ग्रुप हो, चाहे वो आप पीजीटी के हों, चाहे टीजीटी के हों, चाहे यूजीसी नेट के हों, और चाहे कहीं ना कहीं किसी भी प्रशासनिक सर्विस की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो स्टेट पीसीएस का मामला हो और चाहे यूपीएससी का मामला हो, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एसआई की तैयारी कर रहे हैं जिसे हम दरोगा कहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई कहीं की एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा कुल मिला के कहीं ना कहीं जहां पर इतिहास का पोर्शन आता है, वहां पर मेरी सभी क्लासेस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। मैं इसीलिए आप सभी बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वो एकेडमिक तैयारी कर रहे हो या किसी भी कुलना के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मेरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग इस क्लास के साथ बड़ी कुलना के कहीं ना कहीं संजीदगी के साथ जुड़े। कहीं ना कहीं देखिए कि 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं, तो विद्रोह के समय अगर पूछता है तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, थोड़ा पूछ रहा है कि विद्रोह के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है। तो 1857 की क्रांति के समय में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री है वो पामस्टन है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर पूछता है तो पामस्टन है। इसी प्रकार से वो पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है, अगर वो पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही गवर्नर जनरल जब 1857 का जो रिवोल्ट असफल हो जाएगा, क्रांति असफल हो जाएगी, तब अंततः कुल मिला के वायसराय बनेगा। लेकिन कुल मिला के अभी ये गवर्नर जनरल के पद पर है। विद्रोह के समय में कंपनी का मुख्य सेनापति पूछेगा कि सेनापति कौन है, तो सेनापति कहीं ना कहीं जॉर्ज एनिसन था, लेकिन इसकी मौत हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात कहीं ना कहीं विद्रोह के बाद जो है, विद्रोह के कहीं ना कहीं प्रारंभ होने के बाद कॉलिन कैंपबेल, बहुत बड़ा टॉप क्लास का आर्मी कमांडर है, इसने 1857 के विद्रोह को दबाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो विद्रोह के समय में, इस क्रांति के समय में कुल मिला के भारत का सम्राट कौन है, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। वैसे तो इनका नाम बहादुर शाह सेकंड है, लेकिन जफर उपनाम से कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए इनका नाम बहादुर शाह जफर है। ये अंतिम मुगल सम्राट है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसी को हुमायूं के मकबरे में, जब क्रांति जब फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी, तो इसी बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया जाएगा और अंततः इसे रंगून निर्वासित कर दिया जाएगा। तो पहली चीज तो हम लोगों को यह बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि इस 1857 की क्रांति के समय में कौन लोग कहां कहां पर है, ये प्रश्न आपसे एकदम पूछा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो हेड क्वार्टर है अंग्रेजों का, वो कलकत्ता है। अंग्रेजों का जो हेड क्वार्टर है वो कलकत्ता है। लेकिन जब क्रांति शुरू हो जाती है तो जान रहे हैं यही कैनिंग क्या करेगा, हेड क्वार्टर जो बनाएगा, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हेड क्वार्टर इलाहाबाद बना देगा। कहां बना देगा? इलाहाबाद बना देगा। तो कहीं प्रश्न आ जाए कि 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटिश भारत का हेड क्वार्टर कहां पर कहीं कहीं हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। तो इस तरह के बहुत सी चीजों को मैं आप लोगों को, मैंने अभी कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, मेरी जो भी क्लासेज आप लोगों को मिलेंगी वो अपने आप में यूनिक होंगी और आप लोग इन क्लासेस के साथ जरूर जुड़ें। यहां पर हम लोग 1857 को अगर पढ़ते हैं तो 1857 को किन किन शीर्षकों के तहत पढ़ा जाएगा, अगर इस बात को ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति को हम किन शीर्षकों के तहत, यानी किस पॉइंट के तहत पढ़ेंगे। एकदम डायरेक्ट 1857 ऐसा तो नहीं है, उसका कुल मिला के क्या क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट कुल मिला के इस 1857 की क्रांति का नेचर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस क्रांति की प्रकृति क्या है, इस स्वरूप क्या है, क्योंकि क्रांति का कुल मिला के हमको स्वरूप भी तो मालूम होना चाहिए कि इस क्रांति का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। इसके बाद दूसरा आएगा कि इस क्रांति के कारण क्या थे, यह भी आपसे पूछेगा कि इस क्रांति का कारण क्या है। पहला तो आपने कहीं ना कहीं स्वरूप पढ़ेंगे कि इस क्रांति का नेचर क्या है, मैं भी बताऊंगा कि नेचर क्या है। इसके बाद हम क्रांति के कारण के ऊपर बात करेंगे कि 1857 की क्रांति का कारण क्या है, और उसके बाद ये क्रांति प्रारंभ कैसे हो रही है।
29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन नहीं सर, क्रांति की शुरुआत 10 मई को होगी, मेरठ की छावनी से होगी। इस पर भी बहुत लंबी चर्चा मैं करूंगा। आखिर 10 मई को ही अंग्रेजों ने कुल मिला के दिन क्यों तय किया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी कि 10 मई को ही क्यों नहीं, क्यों 9 मई को क्यों नहीं, 11 को क्यों नहीं, 10 को ही ये क्रांति क्यों हो रही है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो क्रांति का प्रारंभ कैसे हो रहा है, इसके बाद इस विद्रोह का, इस क्रांति का प्रसार कहां कहां हुआ, ये क्रांति भारतवर्ष में कहां कहां फैल रही है, इस 1857 की क्रांति की ज्वाला कहां कहां तक गई, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और मैंने अभी कहा कि 1857 की क्रांति की असफलता के बारे में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण पूछ सकता है, तो कारण भी है, और फिर 1857 की क्रांति का परिणाम। ये जो हमारे पास 6 पॉइंट हैं, आप देख रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये जो 6 नंबर हैं, इन 6 पॉइंटों पर 1857 की क्रांति की हम लोग चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति की चर्चा हम इन 6 पॉइंटों के ऊपर करेंगे, तभी जाकर, और मैंने अभी कहा, चाहे आप स्टेट पीसीएस का, पीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे मेंस का ही एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये मेरी परीक्षा, ये मेरी क्लास अपने आप में अद्भुत है। 1857 की क्रांति के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर, कि 23 जून 1757 में चलिए 23 जून 1757, वैसे तो अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक कंपनी को, कौन सी कंपनी है, द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है सर नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ये वो कंपनी है, द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी को कहने की पूरब के साथ, यानी भारत के साथ 15 वर्षों का कुल मिला के कहने की व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया कि आप जाइए सर, व्यापार करिए। भारत सर कुल मिला के समृद्धशाली देश है, भारत प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है सर, इसीलिए अंग्रेजों को अधिकार मिला। लेकिन आप ये देखिए कि अंग्रेज बहुत ज्यादा पेशेंस में हैं। जब ये क्रांति, जब कहीं ना कहीं कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मैंने अभी नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, कब नाम पड़ रहा है, 1833 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। तो मैंने अभी आपसे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा था, वो ये कह रहा था कि जो कंपनी यानी अंग्रेज आप भारत आ रहे हैं, तो 3 कुल मिला के कहने की ऑब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं, 3 लक्ष्य के साथ आ रहे हैं। और सर देखिए, मैं एक बात बता दूं, अगर जीवन में आपका अपना कोई लक्ष्य नहीं है ना सर, तो जीवन बदरंग है, जीवन बेरंग है। आप अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य डिसाइड करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, और 3D के साथ जीवन में जीजिए सर, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। ये 3 चीज अगर आपके पास है ना सर, तो कोई भी परीक्षा आप क्रैक कर जाएंगे। बाकी बताने वाला मेंटर तो गजब का होना ही चाहिए। अर्जुन कितने भी योग्य होते, अगर द्रोणाचार्य नहीं मिले होते तो अर्जुन क्या कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। कर्ण बहुत बड़े धनुर्धर थे, लेकिन परशुराम अगर नहीं मिले होते तो कुछ नहीं कर पाते। मेरा कहने का आशय यही है कि कुल मिला के आपका मेंटर भी, आपको बताने वाला भी कुल मिला के गजब का होना चाहिए, तब जाकर काम बन पाएगा। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं। ये आप जरा ध्यान रखिएगा कि 23 जून की बात अगर कर लेते हैं, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा था, और मैंने क्या कहा कि 23 जून 1757, ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 को क्या हो रहा है, प्लासी हो रही है सर, प्लासी का युद्ध। अंग्रेज कुल मिला के अपने को मजबूत कर चुके हैं, और कुल मिला के प्लासी का युद्ध हो रहा है। कहां है प्लासी, बंगाल में सर, बंगाल में कुल मिला के प्लासी है, भागीरथी, कुल मिला के ध्यान रखना, बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर प्लासी है। चूंकि वहां पलास के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए उस जगह का नाम प्लासी पड़ गया। और 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के पश्चात अंततः अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। बाद में उसको हत्या कर दी जाती है, जो बंगाल का नवाब था, और उसके पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कर ली। मैं 1857 से पहले उस लाइन को इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि प्लासी का युद्ध 100 वर्ष ठीक पहले हुआ है, 1757 में, और बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है।
और बंगाल में जब अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तो ठीक उसके 100 वर्ष बाद ही 1857 का विद्रोह हो गया सर। 1857 की क्रांति हो गई सर। प्लासी में आपने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य को स्टैब्लिश कर लिया। 1764 में आप बक्सर को लड़के जीत गए। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से आपने दीवानी का फरमान ले लिया। मैं मान सकता हूं कि आप बंगाल के मालिक बन चुके हो, लेकिन सर 1757 में जो आपने प्लासी लड़ा है ना, उसके ठीक 100 वर्ष बाद 1857 में क्रांति हो रही है। यानी इन 100 वर्षों के अंदर अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी लाई गई, कुछ ऐसी नीतियां लाई गई जिसके कारण से भारत के जनमानस में, चाहे वो किसान हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटे मोटे राजा महाराजा नवाब हो, इनके मन में एक बेचैनी पैदा हो गई, एक असंतोष पैदा हो गया, एक अकुलाहट पैदा हो गई। और यही अकुलाहट और असंतोष ने अंततः क्रांति को जन्म दे दिया सर। दुनिया में कभी भी क्रांति होती है तो बिना असंतोष के नहीं होती है। आप दुनिया की कोई भी क्रांति देख लीजिए सर, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लीजिए, चाहे रशियन रिवॉल्यूशन देख लीजिए, चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन देख लीजिए, यहां पर भी एक बहुत बड़ा असंतोष है। और वो 1757 से जो 1857 के बीच में जो ये 100 वर्षों का गैप है ना सर, इन 100 वर्षों में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अंग्रेजों के द्वारा किया गया। क्योंकि मैंने अभी ना कहा ना कि अंग्रेज आए किस लिए थे? व्यापार करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए। अंग्रेज 3 लक्ष्य लेकर आए हैं सर, 3 लक्ष्य। पहला लक्ष्य कुल ना के कहीं ना कहीं उनका क्या है? तो गोल्ड है। ये ध्यान रखना, पहला लक्ष्य उनका गोल्ड है। गोल्ड लेके लिए, गोल्ड मतलब व्यापार, पैसा रुपया आपका लेने के लिए आए हैं। दूसरा कुल ना के लक्ष्य क्या है? गॉड, यानी धर्म प्रचार करने के लिए भी आए हैं। और तीसरा लक्ष्य क्या है? तो कुल ना के ग्लोरी भी चाहिए सर। ग्लोरी मतलब समृद्धि, वैभव चाहिए, सम्मान चाहिए। 3G सर, गॉड, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, ये 3 को कहीं न कहीं लेकर एक ऑब्जेक्ट है सर अंग्रेजों के पास, इसीलिए तो सफल हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन 100 वर्षों में जो घटना हो रही है उसी के ऊपर आज हम लोगों की चर्चा होगी और उसी संदर्भ में मेरी क्लास है। पहला टॉपिक जो इसमें है 1857 की क्रांति, जिसको मैं नेचर कहता हूं कि इसका नेचर क्या है, इसी के ऊपर आज की क्लास मेरी होगी। तो थोड़ा सा क्रांति के कुल मिला के 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो उसके हर पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे और यहीं से अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, 1857 की क्रांति के स्वरूप की बात वो कर रहा है। अब स्वरूप की बात अगर करता है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 1857 की क्रांति का स्वरूप का मतलब क्या है कि इसका नेचर कैसा था, इसका नेचर क्या है, इस क्रांति की तुलना के नेचर क्या था। क्योंकि बहुत से इतिहासकार अपने अपने एंगल से इस क्रांति के स्वरूप को देख रहे हैं। कोई कहता है कि सैनिक क्रांति है, कोई कहता है ये स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये लोग जो इतिहासकार हैं अपने अपने चश्मे से जो इस क्रांति के बारे में देख रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को भी जानना पड़ेगा कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं। और इसी में से आप लोगों से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद हैं, यानी कई मत है। हर आदमी के तुलना के आंख का चश्मे का नंबर एक तो नहीं होता है ना सर, सबका चश्मा का नंबर अलग अलग होता है, तो सोचवा भी तो अलग होगा महाराज। इसीलिए अगर चश्मा का नंबरवा अलग है तो सोचवा भी अलग होगा और इसीलिए मत भी तब अलग हो जाएगा। इंसान है तभी ना महाराज कुलना के विचारिक मतभेद होता है, विचार टकराते हैं और विचार टकराते हैं तो एक नया विचार जन्म लेता है। इसी से तो दुनिया आगे बढ़ रही है सर। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो संघर्ष करिए। मैं बार बार कहता रहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करता हूं सर। आप लोग मोटिवेटेड रहिए, हमेशा जुनून में रहिए, हमेशा नशे में रहिए। बिना जुनून और बिना नशे के सर संसार को फतेह नहीं किया जा सकता सर। संसार को फतेह करना है तो जुनून में रहो, नशे में रहो। मैं बार बार कहता रहता हूं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अरे पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है? जमाना उड़ान देखेगा सर आपकी। बस आप कुलना के कहने के रास्ते पर निकल तो चलिए, रास्ते पर निकल तो चलिए सर, कारमा तो अपने आप बनेगा। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकृति को लेकर अगर बात करते हैं तो इसे कुछ लोगों ने सैनिक विद्रोह कहा है। इसे कुछ लोगों ने क्या कहा है? सैनिक विद्रोह।
और कुछ इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देख रहे हैं। तो हमको भी समझना पड़ेगा कि सैनिक विद्रोह है कि नहीं है, ये स्वतंत्रता संग्राम है कि नहीं है। इस पर अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम इस सैनिक विद्रोह वाले पॉइंट को देख रहे हैं। किस विद्रोह वाले पॉइंट को? तो इस सैनिक विद्रोह वाले पॉइंट को हम देख रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस सैनिक विद्रोह वाले पॉइंट को देखें तो इस सैनिक विद्रोह वाले पॉइंट को कुल मिला के कुछ लोग क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास किया जाए। तो सैनिक विद्रोह वाले पॉइंट को अगर देखते हैं, देखिए, तो सर जॉन लॉरेंस की बात कर लेते हैं। ये सर जॉन लॉरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हम कहीं न कहीं सैनिक विद्रोह की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा है कि कुछ कहते हैं सैनिक विद्रोह है, कुछ कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम है। तो आज हम सैनिक विद्रोह की बात करते हैं कि सर जॉन लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन और मॉल्सन, ये 4 अंग्रेज इतिहासकार हैं। सर जॉन लॉरेंस की बात करते हैं, सीले की बात करते हैं, ट्रेवेलियन की बात करते हैं, माल्सन की बात कहते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह है। इन लोगों ने कहा कि भाई ये तो एक सैनिक विद्रोह था, यानी सैनिकों से ही ये विद्रोह शुरू हुआ और सैनिकों पर जाकर ही समाप्त हो गया। बताइए महाराज, ये कह रहे हैं कि सैनिकों से विद्रोह शुरू होता है और सैनिकों पर ही खत्म हो जाता है। जॉन लॉरेंस यह कह रहा है कि कहीं न कहीं सैनिकों में असंतोष का कारण चर्बी वाले कारतूस थे और वहीं से शुरू हुआ, वहीं पर समाप्त हो गया। यानी इन लोगों का कहना है कि बाहर के लोगों ने कहीं न कहीं इस पर भाग नहीं लिया। आप बताइए किस प्रकार से ये लोग निर्णय ले रहे हैं। तो ये चारों कह रहे हैं सैनिक विद्रोह। अभी मैं इस पर कहने के विश्लेषण करूंगा। इस सर सैयद अहमद खान जो एक इंडियन व्यक्ति है, आप देखिए महाराज, 1857 के विद्रोह के समय में ये आई विटनेस है। उस समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर ये वही सर सैयद अहमद खान है जो 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करेंगे और वहीं से अलीगढ़ आंदोलन चलाएंगे। अलीगढ़ आंदोलन के 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य कि भारत के मुसलमानों को पाश्चात्य जगत से जोड़ो और दूसरा लक्ष्य कि अंग्रेजी राज्य का समर्थन करो। आगे मैं चर्चा करूंगा। तो सर सैयद अहमद खान इस समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर हैं और अंग्रेजों की कुलना के नौकरी करते हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। और एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में लिखते हैं कि इसे एक सैनिक, यानी वो भी कहते हैं, सर सैयद अहमद खान भी जो भारतीय हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये भी एक सैनिक विद्रोह था, ये भी अंग्रेजों की हां में हां मिलाएंगे। यानी कि ये लोग तो कह ही रहे हैं चारों लोग, लेकिन उन्होंने भी कहा कि सैनिक विद्रोह है। और परंतु कुल मिला के ये व्याख्या ठीक नहीं। मेरा मानना है कि व्याख्या ठीक नहीं है। क्यों व्याख्या ठीक नहीं है? कि भाई आप यह बताइए कि 1857 के विद्रोह में अगर सैनिकों ने भाग लिया था तो अवध में तो जन आंदोलन बन गया, अवध के अंदर जन आंदोलन बन गया। भारत का बहुत बड़ा तबका जो सिविलियन लोग थे वो इस क्रांति के साथ जुड़ गए। बहुत से लोगों ने इनडायरेक्ट रूप से कुलना के क्रांतिकारियों की मदद की। जो भी 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले क्रांतिकारी लोग थे उनको बहुत से लोगों ने मदद तक पहुंचाई। आप ये देखिए कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जब ट्रायल हो रहा है, अगर सैनिक विद्रोह होता तो सिर्फ सैनिकों पर ट्रायल होना था, सैनिकों से कहीं ज्यादा सिविलियन लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ है। सिविलियन लोग, आम जनता के ऊपर ट्रायल चला, उनके ऊपर अभियोग लगाया गया, उनको सजाएं दी गई महाराज। तब इसको सैनिक विद्रोह कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, अगर सैनिक विद्रोह होता तो भारत के सभी सैनिकों ने, जो 1857 की क्रांति के समय में जो भारतीय सैनिक थे उसमें से बहुत मुट्ठी भर सैनिकों ने विद्रोह किया। बाकी भारतीय सैनिक तो अंग्रेजों के साथ खड़े हैं महाराज। बाकी भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ खड़े हैं। ब्रिटिश सेना में इस समय भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 है, जबकि अंग्रेज सैनिकों की संख्या मात्र 45,000 है। महाराज इस बात को ध्यान रखिएगा। 2,33,000 भारतीय सैनिक हैं ब्रिटिश सेना में, मात्र 45,000 अंग्रेज हैं। अगर ये 2,33,000 अगर सब मिल गए होते तो कुल ना के अंग्रेजों का 1857 में कचूमर निकल गया होता। लेकिन नहीं, इसमें से कुछ मुट्ठी भर ही विद्रोह कर रहे हैं, बाकी तो सब अंग्रेजों के साथ खड़े हैं। इसीलिए इसको सैनिक विद्रोह कहना ठीक नहीं होगा, ये मेरा मानना है। इस प्रकार से, क्योंकि बाद में मैंने कहा ना, अधिकांश स्थानों पर यह जन आंदोलन के रूप में सामने आया और 1858-59 में जो ट्रायल होता है उसमें हजारों सिविलियंस को भी दंडित किया जाता है। और मैंने कहा कि सेना का एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेजों के साथ खड़ा है, इसीलिए इसको सैनिक विद्रोह कह देना उचित नहीं होगा, यह व्याख्या ठीक नहीं है।
लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि किन किन लोगों ने क्या क्या बात कही है, ये बात हमको मालूम होना चाहिए। इस कारण के पश्चात, अगर सैनिक कारण के पश्चात अगर ये सैनिक कारण हमने पढ़ लिया, तो दूसरे कारण पर अगर आते हैं तो दूसरा एक कारण देख लीजिए, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध है। एक नई नौटंकी चालू कर दी इनने, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध। ये दूसरा कारण बता दिया गया कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध है। ये कौन कहता है? LER रीज। ये कहता है कि भाई जो धर्मांध लोग थे, जो कट्टर रेडिकल लोग थे, उन लोगों ने ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह किया। अरे महाराज, धर्मांध तो तुम थे यार, जो अपने देश से हमारे देश में धर्म प्रचार करने के लिए आए थे, ईसाई मिशनरियां लेकर आए थे। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के पिछड़े क्षेत्रों में जाकर तुम लोगों ने इस प्रकार से पैसे का, पद का, नाना प्रकार के प्रलोभन देकर कन्वर्जन किया है। तो कट्टर कौन है महाराज? हम आपके देशवा में गए थे कुल ना के कहीं की ईसाई धर्म फैलाने के लिए। हम आपके देशवा में गए थे अपना हिंदू धर्म फैलाने के लिए। अरे महाराज, कुलना के आप आए थे तो धर्मांध आप हैं, आपने यहां पर कन्वर्जन किया था। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो धर्म युद्ध कह रहे हैं, कौन? LER रीज। यह कह रहा है कि धर्म युद्ध है। अरे तू खुद ही जो है धार्मिक व्यक्ति है, तू खुद ही कट्टर व्यक्ति है, तो ये व्याख्या तो बिल्कुल तरीके से निरर्थक है, इसकी बात ही मत करिए। लेकिन क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि ईसाइयों के खिलाफ धर्म युद्ध है? LER रीज। ये भी हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। क्या तीसरी लाइन बोल रहा है कि हम लोगों को बारबेरियन कह रहा है। यानी कौन कह रहा है? ये TR होम्सबा। ये TR होम्सबा कह रहा है। TR होम्स नाम है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है भोजपुरी टंगा जाता है। कहीं ना कहीं TR होम्सबा क्या कह रहा है कि ये बर्बरता और सिविलाइज्ड, यानी अपने को कहता है हम वेल सिविलाइज्ड हैं। अरे नालायक, तू सिविलाइज्ड था तो हमारे घरवाग में काहे को आया? हमने कोई कंपनी बनाई थी तुमको वहां भेजने के लिए। हम कंपनी बनाकर गए थे इंग्लैंडवा में कि तुम कंपनियां बनाकर हमारे देशवा में आया था। तुमने हमको लूटा था कि हमने तुमको लूटा था? बर्बर किसको कहा जाता है? दूसरे के देश में जाता है, दुराचार करता है, अनाचार करता है, उनका पैसा लूटता है, उनका धन लूटता है, उनका क्षेत्र लूटता है, उनके कुलना के धार्मिक व्यवस्था और संस्कृति को नष्ट करता है। तो बारबेरियन कुलना के हमको कह रहे हो TR होम्स? अरे बारबेरियन तो तू है महाराज, कि तू हमारे घर में घुसा था और कुलना के 190 साल तक अत्याचार अन्याय किया है। हम तो सिविलाइज्ड लोग थे। हमने तो दुनिया में कुलना के कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रॉस्पेरिटी के माध्यम से, अपनी समृद्धि के माध्यम से दुनिया में व्यापार फैलाया और दुनिया में सुख और शांति का संदेश दिया। आप कुलना के पोस्ट मौर्यास पीरियड उठाकर देख लीजिए। जब हम मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं तो आप देखिए कि हमारा व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ हो रहा है। बड़े पैमाने पर हम स्पाइसेस, मसाले भेज रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम सिल्क और कॉटन की चीजें भेज रहे हैं, कपड़े भेज रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है हम लोग तो शुरू से महाराज ट्रेड पर काम कर रहे हैं, शुरू से शांति व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। हम इतने ताकतवर रहे, लेकिन हम दूसरे के देश में एम्पायर खड़ा करने के लिए नहीं गए। इसीलिए हम सिविलाइज्ड थे। लेकिन ये हम लोगों को कहीं ना कहीं कहता है कि बारबेरियन लोग थे। लेकिन जो भी है, ये पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा है? तो TR होम्स ने कहा है। जो ये बात, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर बर्बरता सभ्यता है तो तुम बारबेरियन थे, हम सिविलाइज्ड लोग हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट भी गलत है। फिर ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ये जो चौथा पॉइंट है, ये कहता है हिंदू मुस्लिम, जेम्स आउट्रम, W टेलर। बताइए महाराज, इन लोगों को शर्म भी नहीं लग रहा स्टेटमेंटवा देने में कि हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। अगर सब हिंदू और मुसलमान मिल गए होते तो एक भी अंग्रेज नहीं बना होता, सबकी चटनी बनाकर खा गया होता। मैंने अभी ना कहा कि महाराज 45,000 नकुल ना के कहीं ना कहीं 45,000 न सैनिक हैं। अंग्रेजों के 45,000 सैनिक हैं, बाकी 2,33,000 तो भारतीय हैं, बाकी सिविलियन सब थे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का आज शुरू से ही आज तक रहा है कि हम कभी एक ही हो ही नहीं पाए। अगर एक हुए होते तो पाकिस्तानमा कहां बन गया होता? हम एक थे ही नहीं शुरू से, हर बात पर लड़ जाना। अरे महाराज, आप यह कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ये बताइए कि सभी हिंदू और मुसलमान अगर एक हो गए होते तो परिणाम क्या होता? बहुत से हिंदू और बहुत से मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो बहुत से उनके पक्ष में भी थे।
मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू इधर थे, हिंदू और मुसलमान भी देश के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि सर मैं एक बात बता दूं ना कि हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी रक्त जब इस कुलना के धरती पर गिरा ना, तब जाकर देश को आजादी मिली है। आप उठाकर पूरा इतिहास पढ़िए ना महाराज, ये दोनों कौमों ने इस देश को कुल मिला के इस मां भारती की धरती को जब लाल किया ना, तब जाकर मेरे देश को आजादी मिली है। सर कोई ये कहे कि हमारे धर्म ने और हमारी जाति ने इस देश को आजाद कराया है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जब तक हिंदुस्तान के हर जाति और हर धर्म के लोग इस देश के साथ खड़े हुए, इस देश के लिए खड़े हुए, तब जाकर देश आजाद हुआ। मैं आगे आऊंगा, नेशनल मूवमेंट में पढ़ाऊंगा कि मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान इस देश को आजाद कराने में है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि फलाना ने कराया और ढिमका ने नहीं कराया। हाँ, अंग्रेज जो है हमको जरूर डिवाइड एंड रूल की तहत बांट रहे हैं। ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक नहीं थे। यानी हिंदू और मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका अंग्रेजों के साथ भी था। इसीलिए चूंकि हिंदू मुसलमान डिवाइड हो चुके थे, डिवाइड से मतलब कुल ना कहीं ना कहीं अलग अलग थे, कुछ उधर भी थे कुछ इधर भी थे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात भी जम नहीं रही है। 1857 की क्रांति महाराज असफल इसलिए हो गई कि बहुत बड़ा तबका जो भारत के लोगों का था वो अंग्रेजों के साथ खड़ा था। चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, नवाब हो, जमींदार हो, कोई भी हो, उसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, वो भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। बहुत से मुसलमान और हिंदू सैनिक भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इसीलिए आप इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कौन कहता है? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। क्लियर है मेरी बातें? आगे बढ़ जाते हैं। मेरी क्लास जब लगे अच्छी तरह तो दबाकर सर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कहीं ना कहीं आप अपने ऑफलाइन कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं इसी तरह से कहीं ना कहीं आपको बेहतर कंटेंटों के साथ, बेहतर विश्लेषण के साथ आपके बीच में क्लास लाता रहूंगा। लेकिन आपका कहीं ना कहीं लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाकर कुल ना ऑफलाइन कमेंट लिखिए। चलिए आगे क्या कहते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखिए, ये क्रांति सर कुल ना के साधारण क्रांति नहीं न थी। ये जो 10 मई को जो है मेरठ में जो क्रांति हो रही है, ये साधारण क्रांति नहीं न है महाराज। अंग्रेज कुल ना के कहीं की बौखला गए, बहुत मार खाए हैं अंग्रेज 1857 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस चालू हो गई, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब इस 1857 के बारे में बहस चालू हुई तो सब लोगों ने कहा कि सिपाही विद्रोह है। सिपाही मतलब सैनिक विद्रोह। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, अगर कहीं प्रश्न आ जाता कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इस विद्रोह को किस चश्मे से देखती है, तो आप कहेंगे सिपाही विद्रोह के रूप में देखती है, आप कहेंगे कि सैनिक विद्रोह के रूप में देखती है। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह किसने कहा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लेकिन सर हर जगह आदमी कुछ अच्छे भी ना होते हैं। हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, कोई भी हो, कुछ खराब है तो कुछ अच्छे भी हैं। सब ने कहा सैनिक विद्रोह, लेकिन वहीं पर एक शेर बैठा हुआ है, विपक्ष का नेता बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली बैठा हुआ था। उसने कहा रुको रुको, हु हल्ला मत मचाइए, सैनिक विद्रोह सैनिक विद्रोह सैनिक विद्रोह, चुप रहिए, मैं विपक्ष का नेता हूं, हमारी भी बात सुन लीजिए महाराज। और इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से राष्ट्रीय विद्रोह की बात आ जाती है। यही एक नया इतिहास, नया चश्मा इस 1857 को देखा जाएगा। नए चश्मे से देखने की शुरुआत हुई। अभी तो कह रहे थे सैनिक विद्रोह है, कोई कह रहा था हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है, कोई कह रहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ संघर्ष है, कोई कह रहा था कि एक प्रकार से बर्बरता सभ्यता है। लेकिन पहली बार एक पॉजिटिव थॉट उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक व्यक्ति के द्वारा निकाला जाएगा, और उसका नाम है बेंजामिन डिज़रायली। अब ये बेंजामिन डिज़रायली क्या कहता है? 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए ब्रिटेन में विपक्ष के नेता बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। उसने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह है महाराज, इसमें आहुति सैनिकों के साथ साथ और भी लोग दे रहे हैं, इसमें राष्ट्रीयता का पुट है, इसमें राष्ट्रीयता का भाव है, यह सैनिक विद्रोह नहीं है। इसने देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह को उसने नकार दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से निकली हुई आवाज को उसने नकारा। सर बहुत साहस चाहिए, बहुत साहस चाहिए सर भीड़ के खिलाफ बोलने के लिए।
सर कृष्ण सा कलेजा चाहिए, मैं तो यह कहता हूं कृष्ण सा कलेजा चाहिए कि जो सत्य के लिए, धर्म के लिए 5 पांडवों का साथ दे रहे हैं महाराज, लाखों का कुल मिला के जो भीड़ कौरवों के पास है उनका साथ नहीं दिया। कृष्ण सा कुल मिला के कलेजा चाहिए सत्य का साथ देने के लिए। बेंजामिन डिज़रेली इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऐसा व्यक्ति जो सब कह रहे थे सैनिक विद्रोह उठा, उसने कहा कुछ नहीं, यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। यही बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहां से बात अब आ जाएगी कि कुल मिला के कहीं ना कहीं यह राष्ट्रीय विद्रोह है, इसमें नेशनलिटी का पुट है। इस प्रकार से इस बात को कुल मिला के दोहराते हैं भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस भारतीय ने बेंजामिन डिज़रेली की बात का समर्थन किया है, तो अशोक मेहता अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में, जो मैंने अच्छा किताबों का नाम भी याद रखिएगा, किताब का नाम जरूर, जितनी भी किताबें 1857 पर लिखी जा रही हैं उनको आपको याद करना है। मैं इस टॉपिक को इतना गजब का आपको बता दूंगा कि आप फिर सोच लीजिए। देखिए मैं एक बात फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, इतिहास का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बस आप इस कुल मिला के क्लास के साथ जुड़ जाइए, इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए, और एक एक चीज कुल मिला के मैं बारीकी के साथ आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए द ग्रेट रेबेलियन में अशोक मेहता कहते हैं इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भाई इसमें लोग कहते हैं कि सेना ही थोड़ी है, सिविलियन भी लोग हैं, एक क्षेत्र विशेष के लोग थोड़ी हैं, भारत का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा क्षेत्र इस विद्रोह में कुल मिला के अंग्रेजों के साथ विरोध में खड़ा हुआ है। इसीलिए इसमें नेशनलिटी का पुट है, राष्ट्रीयता का पुट है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय विद्रोह भी बहुत से लोग कहते हैं, यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो यहां पर देखिए बिपिन चंद्रा कुल मिला के मॉडर्न इंडिया का एक बहुत अच्छे कुल मिला के विद्वान आदमी, आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा। जब आप कुल मिला के नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं बिपिन चंद्रा क्या कहते हैं, 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त करने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्रा कहते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट है, 1857 की जो क्रांति है, वो विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त करने का एक देशभक्तिपूर्ण प्रयास करते हैं। वो कहते हैं देशभक्तिपूर्ण प्रयास है, यानी कि पहली बार विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए। मैंने अभी आपसे कहा कि 1757 में प्लासी जो हो रही है और 1857 में जो कहीं की क्रांति हो रही है, इन 100 वर्षों में बड़ी अकुलाहट है लोगों में महाराज, बड़ी बेचैनी है, बड़ा संतोष है, और सब लोग एक हुए। इसीलिए कुल मिला के बिपिन चंद्रा ने विश्लेषण करने के बाद कहा कि विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का यह देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। आगे अगर हम लोग थोड़ा सा करते हैं, आगे की बात अगर देखें तो ये क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू की बात अगर करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जिनका बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन में रोल है, उनका कहना है सन 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं कहते हैं 1857 का रिवोल्ट सिपाही विद्रोह नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत बहुत से नेता लोग गिरफ्तार किए गए, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। शुरुआत में इनको अहमदनगर फोर्ट जेल में रखा गया, बाद में अल्मोड़ा ट्रांसफर किया गया। सर इस व्यक्ति ने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी। इस व्यक्ति ने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। सर जितने भी हमारे कुल मिला के जो एक तरह से नेशनल लीडर थे, वो जब जेल जाते थे सर किताब लिख देते थे। बाल गंगाधर तिलक सर गीता रहस्य लिख दे रहे हैं सर मांडली जेल में। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि कुल मिला के ये कहते हैं कि सिपाही विद्रोह नहीं था, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम है। वो कहते हैं ये सैनिक विद्रोह नहीं है महाराज, स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का यह स्वतंत्रता संग्राम है। मैंने अभी आपसे कहा कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट की पृष्ठभूमि है सर, ये पृष्ठभूमि है। क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो किस क्रांति से, किससे प्रभावित हैं? 1857 से प्रभावित हैं, 1857 की क्रांति से प्रभावित हैं, जो रिवोल्यूशनरी कुल मिला के समय आने वाला है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू का भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। इसके बाद मार्क्सवादी इतिहासकार क्या कहते हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार अपने चश्मे से देखते हैं इसको। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक किसानों का संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। देखिए, मार्क्सवादी इतिहासकारों की बात में दम क्यों है? क्योंकि जब आप किसी भी समाज का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनका अन्याय करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं क्रांति तो उठती है। क्रांति तो उठेगी सर। आप यहां पर इस बात को देखने के बात करिए कि जो मार्क्सवादी लोग कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन के खिलाफ तो है ही, लेकिन एक नई बात जोड़ दिया, सामंतवादियों के विरुद्ध है, जमींदारों के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि भारत में विशेष रूप से पूर्वी भारत का जो जमींदार है वो अंग्रेजों के संरक्षण में है और किसानों का, दस्तकारों का, शिल्पकारों का बड़ा निर्ममता से अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है। इसलिए मार्क्सवादियों ने कहा कि कुल के अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, इन सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ भी कुल के सैनिक किसानों का कुल के कहने की एक संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। जो सैनिक लोग हैं और जो किसानों का संयुक्त मोर्चा है सर, किनके खिलाफ? नई बात है, ध्यान रखिएगा कि विदेशी शासन के खिलाफ तो कहीं ना कहीं है ही, लेकिन साथ में सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ भी है। हालांकि सामंतवादी व्यवस्था नई नहीं थी। प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं तो सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण शुरू हो गए। गुप्ताज डायनेस्टी में आते आते कुल के सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो गई। गुप्तोत्तर काल में बड़े पैमाने पर सामंतवादी व्यवस्था चालू हो जाती है और यह सामंतवादी व्यवस्था जो थी कुल के अत्याचार, अन्याय और शोषण पर आधारित थी। इसीलिए कम्युनिस्टों ने एक नई बात जोड़ी है कि ये जो विद्रोह है सिर्फ विदेशी शासन के लिए नहीं है, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ भी था। और बात सही है, क्योंकि बहुत से सामंतवादी व्यवस्था के लोग अंग्रेजों के साथ इस विद्रोह में खड़े हैं, वो अपनी व्यवस्था को बचाना चाहते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्क्सवादी इतिहासकारों की भी बात कुल मिलाकर नोट करिए। आगे चलते हैं। इसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं। मेरी क्लास कैसी लग रही है? आप लोग जरूर अपने ऑफलाइन कमेंट करिएगा। जरूर बेटा, आप लोग अपने ऑफलाइन कमेंट करिएगा कि मेरी क्लास कैसी है, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में कहीं ना कहीं उसको ऑफलाइन तभी बनाया जा सकता है जब आप लोगों के कमेंट हम पढ़ें, जब आप लोग कहीं ना कहीं कुछ बातें लिखेंगे, जो आप सुझाव भी देंगे वो भी माना जाएगा। लेकिन अगर क्लास अच्छी लगे तो जरूर आप मुझे पुश करिए, जिससे हम लोग और बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ सकें। यह मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको इतिहास के अंदर कुल के बहुत सी बेहतरीन ऐसे कंटेंट देने वाला हूं जो आज तक आपने ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, दबाकर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने ऑफलाइन कमेंट जरूर लिखिए। यहां पर आप देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर 1904, अभिनव भारत, क्रांतिकारी व्यक्ति, महाराष्ट्र का क्रांतिकारी व्यक्ति 1904, अभिनव भारत। मैं आगे बताऊंगा। 1904 में इस व्यक्ति ने कुल के क्या लिखा है, कौन सा संगठन बनाया? अभिनव भारत। लेकिन यहां थोड़ी सी एक नई बात बताने जा रहा हूं। लंदन में इंडिया हाउस एक जगह है। लंदन में इंडिया हाउस एक जगह है जो क्रांतिकारियों का हॉस्टल है। क्रांतिकारी लोग वहां रहा करते थे। इस इंडिया हाउस के प्रांगण में क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस एक व्यक्ति का नाम आपको लेना चाहता हूं, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र भी निकाला और उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना भी की। इस इंडिया हाउस में कुल के वही लड़के जाते थे जो एक प्रकार से यहां से जाते थे शिक्षा के लिए, लेकिन बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया करते थे। मदन लाल धिंगरा उसी में से हैं, जिनकी चर्चा मैं करूंगा।
तो मेरा कहने का मतलब है कि बीडी सावरकर इस समय लंदन के इंडिया हाउस में रहकर अपनी एक पुस्तक लिख रहे हैं, और यह पुस्तक 1857 के 50 वर्ष पूरे होने पर लिखी जा रही है। यानी 1857 के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस किताब को लिखा जा रहा है। वो किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यानी ये किताब जो लिखी जा रही है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये 1857 के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किताब लिखी गई है। और इस किताब में कुल मिला के कहने की बीडी सावरकर कहते हैं कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। यह सुनियोजित था, वेल प्लान तरीके से किया गया था, क्योंकि 1857 की इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा विप्लव एक दिन में तो नहीं हो सकता है सर। कमल और चपाती कुल मिला के बांटा जा रहा है। मैं आगे कहानी सुनाने वाला हूं कमल चपाती का। पत्र व्यवहार कुल मिला के देशी रियासतों के बीच में हो रहा है, जो रियासतें इस क्रांति के साथ जुड़ना चाहती हैं। मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से कुल मिला के इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कुल मिला के ये कहते हैं, ये किताब इंडिया हाउस में लिखी जाएगी 1857 के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। इस किताब को अंग्रेजों ने छपने नहीं दिया था, अंग्रेजों ने नहीं छपने दिया। आगे हॉलैंड में ये कहानी आगे बताऊंगा मैं कैसे क्या होगा। अंग्रेजों ने किताब को छपने नहीं दिया और उसमें उन्होंने पहली बार इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि भारत में पहली बार एक बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े लोगों ने, जिसमें लगभग हर तबके का व्यक्ति था, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, जिनका लक्ष्य था अंग्रेज मुक्त भारत, जिनका लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर करना, जिनका लक्ष्य था शोषण, अन्याय, अत्याचार जो अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था उसको समाप्त करना। इस दृष्टि से कुल मिला के बीडी सावरकर का स्टेटमेंट सबसे सही है, उचित है। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की ये बात करते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है ये अपने आप में उचित है, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापक क्षेत्र में व्यापक लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं क्रांति को अंजाम दिया गया, और जिसका लक्ष्य क्या है, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। अगर हम यहां पर कार्ल मार्क्स की बात भी कर लेते हैं, कम्युनिस्ट ये भी हैं, कार्ल मार्क्स को तो जानते ही आप लोग। ये कहते हैं कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा। यानी कार्ल मार्क्स भी ये कहता है कि 1857 का जो रिवोल्ट है, जो रिवॉल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम है, तथा इस विद्रोह को साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध शोषित राष्ट्र का विद्रोह कहा है। कितनी गजब की बात है, साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ बताया है। साम्राज्यवादी लोग कौन हैं? अंग्रेज। दुनिया में अपनी कॉलोनी बसा रहे हैं, अपने उपनिवेश बसा रहे हैं। क्यों बसा रहे हैं? वहां का शोषण करते हैं, वहां का रुपया लूटते हैं, वहां का पैसा लूटते हैं, वहां का धन लूटते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध शोषित राष्ट्र का विद्रोह कहा है। यानी जो शोषित राष्ट्र है, यानी भारत का शोषण हो रहा है, इसीलिए शोषित राष्ट्र का विद्रोह है। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स की बात को भी हम उचित कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स भी अपनी जगह बहुत सही बात बोल रहे हैं कि भाई साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ शोषित राष्ट्र का विद्रोह है। अगर हम आगे और थोड़ी सी बातों को अगर लेकर चलें तो यहां कार्ल मार्क्स की बात में भी दम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आगे बढ़ जाते हैं। एस एन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन इनका नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एस एन सेन की बात अगर कर लेते हैं तो सुरेंद्र नाथ सेन ये 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे। सरकारी इतिहासकार का मतलब है कि भारत सरकार ने इनको 1857 के रिवोल्ट पर लिखने के लिए बोला। हालांकि इनसे पहले आरसी मजुमदार को कॉल किया गया था सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने आरसी मजुमदार से कहा कि भाई आप 1857 के विद्रोह पर लिखिए, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण कहीं ना कहीं आरसी मजुमदार इस व्यवस्था से अलग हो गए। तब सुरेंद्र नाथ सेन को जिम्मेदारी दी जाती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन है, तो आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ सेन है। कौन है?
एसएन सेन है और उन्होंने भारत सरकार के कहने पर 1857 नामक एक पुस्तक लिखी है। किताब का नाम 1857। इस पुस्तक में वो तर्क देते हैं कि यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता है, एसएन सेन कहते हैं कि इसे राष्ट्रीय संग्राम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा। यानी वो ये कह रहे हैं सुरेंद्र सेन कि इसे हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि यह विद्रोह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, यह विद्रोह सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, सिविलियन लोग भी भाग रहे हैं। अवध में यह एक जन आंदोलन बन गया। ये कहते हैं कि इसे सैनिक विद्रोह कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिविलियन लोग भी तो भाग ले रहे हैं, कॉमन मैन भी तो भाग ले रहा है। अवध में तो यह आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि अभी तो 1856 में अवध का विलय कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय कर लिया। महाराज, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए की पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। अवध के सबसे ज्यादा सैनिक जो है ब्रिटिश सेना में हैं। बैरकपुर की छावनी में कुल सबसे ज्यादा वहीं के अवध के हैं। इसीलिए कुल मिला के अवध के लोगों, अवध के सैनिकों को लगा कि कुल मिला के हमारे राज्य, हमारे राजा, हमारे नवाब का सम्मान अंग्रेजों ने नहीं किया, इसीलिए क्रांति में खड़े हो गए महाराज, इसीलिए क्रांतिया में उतर गए। तो यहां पर वो कहते हैं कि अवध में यह एक जन आंदोलन बन गया। ठीक है, सैनिक विद्रोह नहीं कहते, लेकिन आगे क्या कहते हैं? जहां के देशभक्तों ने अपने राजा तथा राज्य के लिए संघर्ष किया। यानी वो ये कहते हैं कि इसे स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे सैनिक विद्रोह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अवध में यह एक जन आंदोलन है जहां के लोगों ने अपने राजा और राज्य के लिए कुल मिला के क्रांति में भाग लिया। फिर आगे क्या कहते हैं? इसके बावजूद भी एसएन सेन इसको स्वतंत्रता संग्राम का अग्रणी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे देशभक्त जो राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से अनभिज्ञ थे। यानी उनका यह कहना है कि जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आम जनता भाग ले रही है, वो एक तरह से राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से अनभिज्ञ थे। यानी इनका मतलब यह है कि अभी भारत के अंदर राष्ट्रीयता का जो भाव है वो अभी पनप नहीं पाया है, इनका यह कहना है। और कुछ हद तक अगर देखें तो यह भी बात में सही है। क्यों कह सही बात है? क्योंकि हिंदुस्तान बड़ी बड़ी छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ है और हर जनता के लोग अपनी रियासत के प्रति ही वफादार हैं। अभी कुल मिला के राष्ट्रीयता का भाव तो नहीं पैदा हो पाया, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। 1857 की क्रांति की जब असफलता की बात करूंगा तो मैं वहां बताऊंगा कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। यही बात एसएन सेन भी कहते हैं कि ये देशभक्त राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से अनभिज्ञ थे। जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके स्टेटमेंट को हमको बड़े बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि ये सरकारी इतिहासकार हैं। ये कहते हैं कि इसे कुल मिला के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ये राष्ट्रीय संग्राम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैनिक विद्रोह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अवध में जन आंदोलन बन चुका है। क्लियर है? चलिए, तो सुरेंद्र नाथ सेन को भी आपने सुना, बहुत अच्छी बात ये कह गए। आगे बढ़ जाते हैं। आरसी मजुमदार, मैंने अभी कहा आरसी मजुमदार को सरकार ने सबसे पहले कहा था कि आप ही इस प्रकार से इस विद्रोह के बारे में इस विद्रोह के बारे में लिखिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब जो है मैंने कहा कि एसएन सेन सरकारी इतिहासकार बने। इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी है, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। क्या लिखते हैं आरसी मजुमदार? द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857, और उसमें निष्कर्ष दिया है यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। जरा सुनते जाइएगा, आरसी मजुमदार कुछ नाराज से लग रहे हैं। आरसी मजुमदार लिखते हैं यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है। प्रथम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इससे पहले भी कुल मिला के विद्रोह हो चुके थे। जैसा मैंने अभी कहा, बेल्लौर में हो गया, बैरकपुर में हो गया, 44 में फिरोजपुर में हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ,
तो इसीलिए वो कहते हैं कि प्रथम नहीं है, दूसरा कहते हैं राष्ट्रीय भी नहीं है। राष्ट्रीय कैसे हो जाएगा, क्योंकि सभी तबके के लोग इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हैं, बहुत से लोग तो अंग्रेजों के साथ भी खड़े हैं, इसीलिए राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम हो सकता है, क्योंकि भारत का एक तबका तो भगाना चाहता है लेकिन दूसरा तबका अंग्रेजों को रखना भी चाह रहा है। वो कौन सा तबका है जो अंग्रेजों को भारत में रख रहा है? वो तबका है जो अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर यहां पल पूछ रहा है और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अंग्रेजों की तरह ही भारत के लोगों का शोषण कर रहा है, जिसमें जमींदार थे, नवाब थे, राजा थे, महाराजा थे। अगर विश्लेषण करते हैं तो कुल मिला के आरसी मजूमदार कहते हैं ना तो प्रथम है, यानी पहली बार विद्रोह नहीं हुआ है, ना तो कहने के राष्ट्रीय है, ना तो स्वतंत्रता संग्राम है। इस प्रकार से ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम, इस प्रकार से आरसी मजूमदार का भी स्टेटमेंट जरूर रखिएगा। इसके बाद शशि भूषण चौधरी क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। शशि भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में लिखा है, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857 में लिखा है कि 1857 के संघर्ष को स्वतंत्रता संग्राम माना गया है। यानी शशि भूषण चौधरी ने भी स्वतंत्रता संग्राम माना है, क्योंकि उनका कहना है चाहे छोटे लेवल पर ही सही लेकिन बड़े पैमाने पर अंग्रेजों भारत के लोगों का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है, अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। इसीलिए शशि भूषण चौधरी अपनी किताबों का नाम जरूर ध्यान है, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में 1857 के संघर्ष को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, जैसा कि बीडी सावरकर अपनी किताब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में दे चुके हैं, या द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ही किताब है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ जाते हैं। बहादुर शाह के जो जज थे मेजर हैरियट, अब जरा सुनते जाइएगा। बहादुर शाह जफर इस समय कहीं ना कहीं भारत के अंतिम सम्राट हैं, शहंशाह हिंदुस्तान हैं। और जब ये शहंशाह हिंदुस्तान की बात करें तो कमजोर हैं, मिर्जा गालिब के साथ रहते हैं, शेर शायरी में कुल मिला के अपना पूरा समय। ये वही सम्राट है जिसकी सत्ता दिल्ली के लाल किले से चांदनी चौक तक सिमट कर रह गई थी। कहीं प्रश्न आ जाए कि वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसकी सत्ता दिल्ली के लाल किले से चांदनी चौक तक रह गई? बहादुर शाह जफर। सर इनके पूर्वज कैसे थे सर, आप ये देखिए ना, और ये कितने नालायक निकल गए। ये बाबर के वंशज हैं सर, बाबर के, ये बाबर के वंशज है, वही बाबर जो उज़्बेकिस्तान के कुलमा के फरगना में पैदा होता है, समरकंद को जीतता है और वहां से निकलता है और इस प्रकार से काबुल से जीतते हुए दिल्ली पर कब्जा करके कुलमा के मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर कई बार हारता है सर, कहता है जब शैबानी खां से हार गया सरे पुल के युद्ध में, कहता है मैं जमीन हार गया, मैं मैदान हार गया, मैं युद्ध हार गया, लेकिन अपना वो विश्वास नहीं हारा हूं और इसी विश्वास के बल पर मैं एक दिन हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा। और सर हुआ भी। 1526 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा के युद्ध में 4 बड़ी शक्तियों को पराजित करके हिंदुस्तान में उसने मुगलों की सत्ता को स्थापित कर दिया। और उसी के नालायक ये कुलना के वंशज पैदा हो गए। अपनी पत्नी के चक्कर में ही फंसा रहता है, जीनत के चक्कर में, जीनत के चक्कर में बहादुर शाह जफर जीनत के चक्कर में पड़ा रहता है। वहीं मिर्जा गालिब के साथ शेर शायरी, अंग्रेजों ने कहा रुको रुको तुमको हम शेर शायरी सुनाते हैं, भाग कर कुल के हुमायूं के मकबरे में चला गया और हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके इस प्रकार से मेजर हैरियट की अदालत में पेश किया गया। अंग्रेजों ने मेजर हैरियट की अदालत में पेश किया है और पेश करने के बाद बहादुर शाह के मुकदमे के जज मेजर हैरियट ने मुकदमे में पेश किए गए सारे कागजातों को ध्यान करने के पश्चात यह नतीजा निकाला। क्या नतीजा निकाला है सर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जज है, सभी कागजों को उसने खंगाला होगा और तब नतीजा निकाला। यह षड्यंत्र सिपाहियों तक सीमित नहीं था सर। मेजर हैरियट जो जज है वो कह रहा है कि यह विद्रोह यानी कि यह सिपाहियों तक, कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र सिपाहियों तक सीमित नहीं है और ना ही उनसे शुरू हुआ था, बल्कि इसकी शाखाएं राजमहलों और शहरों में फैली हुई हैं।
राजमहलों का मतलब है कुछ राजा लोग भी कुल मिला के इसके साथ थे। शहरों का मतलब है शहरों की कॉमन मैन यानी आम जनता भी इस विद्रोह के साथ खड़ी है। मेजर हैरियट कहता है कि आरंभ से ही, कितनी बड़ी बात कर रहा है, पेश किए गए सारे कागजातों का अध्ययन, आरंभ से ही यह षड्यंत्र सिपाहियों तक सीमित नहीं था और ना ही उनसे शुरू हुआ, बल्कि इसकी शाखाएं राजमहलों और शहरों में फैली हैं। यानी स्पष्ट कर दिया ये सैनिक विद्रोह नहीं है, इसमें विद्रोह में बड़े पैमाने पर आम जनता ने भी भाग लिया। और इस बात को अपन पहले ही काट चुके हैं, क्योंकि जो ट्रायल चलेगा उसमें सैनिकों से ज्यादा तो आम जनता के ऊपर चलेगा, लंबी सजाएं दी जाएंगी इनको। इसीलिए कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से राष्ट्रता की भावना ना होते हुए भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम तो था जिसका लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से भगाना। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम इसके निष्कर्ष के ऊपर आ जाते हैं तो कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का प्रथम प्रयास एवं संघर्ष था। निष्कर्ष बड़ा गजब का है, ध्यान रखना। ये कहता है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का प्रथम प्रयास एवं संघर्ष था। स्वतंत्रता की भावना से उद्वेलित हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों का सम्मिलित होकर विदेशियों को अपने देश से निकालने का पहला प्रयास 1857 में ही हुआ। इसलिए 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम उद्घोष कहना सर्वथा उचित होगा, जैसा कि बीडी सावरकर कह रहे हैं। क्योंकि आप इस निष्कर्ष को पढ़िए ना महाराज, कितनी बड़ी बात है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का प्रथम प्रयास एवं संघर्ष था। बिल्कुल लक्ष्य क्लियर है, हमें अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। स्वतंत्रता की भावना से उद्वेलित, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता चाहिए किससे? अंग्रेजों से। हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों का सम्मिलित होकर विदेशियों को अपने देश से निकालने का पहला प्रयास 1857 में ही हुआ था। इसलिए 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम उद्घोष कहना सर्वथा उचित होगा और यही निष्कर्ष बिल्कुल उचित है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति का जो स्वरूप हम पढ़ रहे थे, जो नेचर पढ़ रहे थे, जो प्रकृति पढ़ रहे थे, उसमें बहुत से इतिहासकारों ने अपने अपने चश्मे से देखा, अपनी अपनी बातें कही। हमको हर तुलना के इतिहासकार की बात मालूम होना चाहिए, निष्कर्ष इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य इस 1857 की क्रांति का क्या था? अंग्रेज मुक्त भारत, अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करना। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति के स्वरूप पर आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कुल मिला के 1857 की जितनी भी चीजें हैं वो सब कुल मिला के कहने की आपका कंठस्थ करा दूंगा। आप लोग इस कोर्स के साथ जरूर जुड़ें। फिर मैं अपनी बात कहूंगा कि जो भी बच्चे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस की हैं, यूपीएससी के हैं, कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई वनडे की तैयारी कर रहा है, कोई टीचिंग की तैयारी कर रहा है, पीजीटी, टीजीटी या यूजीसी नेट की बात करना चाहता हूं, मेरी क्लास जो ये इतिहास की है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतर रहेगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पूरा का पूरा कुल मिला के कहीं ना कहीं इस तरीके से इस क्लास में आपको पूरी तरह से लाभ ही लाभ मिलेगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ये मेरा आप लोगों से कहीं ना कहीं है। मेरी क्लास आज आप लोगों को कैसी लगी है जरूर आप अपनी ऑफलाइन कमेंट में मुझे कहिएगा, क्योंकि मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, बेहतर तरीके से जुड़ सकूं और थोड़ा सा दो लाइनें आप लोगों को जरूर कहूंगा, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा मोटिवेटेड होना ही चाहिए। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा। अरे यार निकल चके हो तो निकल लो यार, जो होगा देखा जाएगा। क्या लेकर आए थे, लेकिन अगर कुछ अचीव कर लिए तो इतिहास बन जाएगा। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही लिए कामयाबी को अपना बनाने की तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। और वो इंतजाम ये है कि टॉपर्स टेंपल के प्लेटफॉर्म पर इस आईएन यादव की कुलना के क्लास के साथ आप जुड़ें। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं इतिहास के कुलना के किसी भी पॉइंट से, किसी भी टॉपिक से आपको कुलना के कहीं ना कहीं संपूर्ण जानकारी दूंगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको परोसूंगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।